हो गया। अभी पढ़ना है किसके बारे में? पैरामीशियम के बारे में। तो पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? चप्पल क्या? ये क्या दिख रहा है? पैरामीशियम ही है ना। पैरामीशियम का आकार चप्पल के तरह होता है और इसका दोनों सिरा क्या होता है? नुकीला होता है। पैरामीशियम का दोनों सिरा नुकीला होता है और इसका जो ये झिल्ली है ना, ये देखो बाहरी, ये समझो पहले, ये क्या है? बाहरी झिल्ली है ना। यह झिल्ली, इस झिल्ली का नाम क्या होता है? पेलिकल। झिल्ली का नाम पेलिकल। दिख रहा है? चलो, इस झिल्ली का नाम क्या है? पेलिकल। और ये जो क्या है, ये पैरामीशियम का मुख, यानी अमीबा में कोई निश्चित स्थान नहीं रहता है भोजन को ग्रहण करने के लिए, लेकिन इसमें पैरामीशियम में होता है ना कोशिका मुख, जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका मुख या साइटोस्टोम। साइटोस्टोम, साइटोस्टोम बोलते हैं ना। और इसमें एक तुम्हारा बाल जैसे इसमें संरचना होता है, बाल जैसा। हाँ, वही हुआ। मेरे फ्लैजिला नहीं, फ्लैजिला का हिंदी पता है क्या होता है? कशाभिका। वो भी थोड़ा इससे रिलेट है, लेकिन वो नहीं है। चलो हाँ, ये जो ये जैसे कि रोम जैसे संरचना, ये क्या है? सीलिया या पक्षमाभ। सीलिया या पक्षमाभ। पक्षमाभ। अब देखो, अब ये क्या करती है? जैसे ये अमीबा है, मान लो भोजन, ये पैरामीशियम है ना, अगर भोजन ये यहाँ है, इस भोजन को कैसे पकड़ेगा? ये जो बाल जैसे संरचना है ना, इसी के कारण ये गति करके क्या बढ़ता है? आगे बढ़ता है और भोजन के पास जाता है और भोजन को मुख द्वारा क्या करता है? ये अपने शरीर के अंदर लिया। अब इस शरीर के चारों ओर, इस भोजन के चारों ओर किसका निर्माण करेगा? थैलीनुमा संरचना का। थैलीनुमा संरचना जिसको क्या बोलते हो? रसधानी। रसधानी का निर्माण करेगा। और उसमें ये, अब जब रसधानी का निर्माण करेगा तो रसधानी मतलब क्या? थैलीनुमा संरचना होगा ना, तो उसमें क्या कोशिका द्रव होगा या नहीं होगा? ये बताओ। नहीं होगा, कोशिका द्रव होगा ना। अब ये जो भोजन का पाचन है, कोशिका, ये मतलब थैली जैसा संरचना बनाया और इसके सतह से क्या होगा? इसमें एंजाइम स्रावित होगा। क्या होगा? एंजाइम स्रावित होगा। जैसे वो एंजाइम स्रावित होगा तो ये भोजन का, इस भोजन का क्या होगा? पाचन शुरू। और ये पाचन की क्रिया पैरामीशियम में किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में। हाँ, अंतर मतलब कोशिका द्रव में होता है। भोजन के पाचन के बाद ये जो बाहर निकलते हैं उत्सर्जित होते हैं, इसमें उत्सर्जन का प्रयोग करोगे या निष्कासन का? उत्सर्जन का। और अमीबा में, अगर अमीबा में बोलते हो उत्सर्जन तो क्या माना जाएगा? गलत। इसमें किसका? उत्सर्जन का। और इसमें जैसे मान लो भोजन पाचित हो गया, उसके बाद जो अपच भोजन बचा वो कहाँ से बाहर होगा? यानी कोई निश्चित आंकड़ा, इसका नाम क्या है? गुदा छिद्रिका। इसी को क्या बोलते हैं? साइटोपाइड। किताब में और कुछ नाम दिया हुआ है। चलो, यानी जहां से, जिस भाग से ये मतलब अपच भोजन का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, उसका नाम क्या है? गुदा छिद्रिका। दूसरा नाम साइटोपाइड नाम है। इतना। और इसका सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? पेलिकल। ये पेलिकल इसको क्या करता है? निश्चित यानी आकार प्रदान करता है। कौन? अब इसमें आता है कि तुम्हारा अमीबा और पैरामीशियम दोनों, इसमें और कुछ है कि हाँ, इसमें दो केंद्रक भी पाए जाते हैं। इसमें दो केंद्रक पाया जाता है। एक का नाम क्या है? गुरु केंद्रक। गुरु केंद्रक। इसका आकार कैसा होता है? गुर्दे या बीन के जैसा। किडनी, गुर्दा या बीन के जैसा। बीन समझते हो ना? बजाने वाला बीन। कौन चीज? चलो, जो भी। यानी गुरु केंद्रक का आकार कैसा होता है? गुर्दा या बीन के आकार का। और यह कार्य कितना, मतलब ये एक हुआ, एक का नाम क्या होता है? लघु केंद्रक। एक का नाम है लघु केंद्रक।
अब इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस या मैक्रो केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस लिख लेते हैं। मैक्रो न्यूक्लियस, और इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस। अब ये कार्य क्या करता है? ये पैरामीशियम के शरीर में जो भोजन के पाचन में जो भी रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसको क्या होता है? चयापचय अभिक्रिया या उपापचय अभिक्रिया। चयापचय या उपापचय का नियंत्रण कौन करता है? गुरु केंद्रक। चयापचय, चयापचय मतलब क्या हो? उपापचय। उपापचय क्या होता है? किसी भी जीव के शरीर में होने वाले वे सभी रासायनिक अभिक्रिया, होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उपापचय। इसमें जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको मतलब नियंत्रित कौन करता है? गुरु केंद्रक। और जो होता है कि जनन को नियंत्रित कौन करता है? लघु केंद्रक यानी माइक्रो न्यूक्लियस। समझ में आ गया? इसका आकार चप्पल के तरह, और इसका दोनों सिरा क्या होता है? नुकीला होता है। और इसमें तुम्हारा एक है कि ये प्रतिकूल अवस्था और अनुकूल अवस्था। अब प्रतिकूल अवस्था मतलब क्या होगा? किसी अगर डायरेक्ट पूछा प्रतिकूल और अनुकूल, क्या अनुकूल मतलब वो कि जो उसके लिए मतलब कोई प्रॉब्लम, वैसा वातावरण या वैसा परिस्थिति जिसमें वो आसानी से रह सके, उसको कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसके लिए वो क्या होगा? अनुकूल वातावरण। अगर वहीं उसको मतलब कोई वातावरण ऐसा आ जाए जिसके कारण उसको रहने में दिक्कत हो रहा है, वो सही से अपना पोषण नहीं कर पा रहा है, यह वातावरण या यह परिस्थिति क्या कहलाएगा? अब जब अमीबा और पैरामीशियम दोनों जब इसमें प्रतिकूल अवस्था आता है ना, तो ये सिस्ट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हाँ, प्रतिकूल अवस्था में सिस्ट या इसी को क्या बोलते हैं? पुटी का निर्माण करता है। अब ये क्या करता है? अब देखो, जैसे इसके प्रतिकूल अवस्था आया, प्रतिकूल वातावरण, चाहे अमीबा हो या पैरामीशियम दोनों, तो ये अपने और चारों ओर क्या बनाता है? आवरण बनाता है। वो आवरण का नाम क्या है? सिस्ट या पुटी। अब वो क्या करता है? इसमें इस वातावरण में जैसे इसके लिए प्रतिकूल वातावरण, प्रतिकूल वातावरण मतलब इसको समझते यानी कुछ प्रॉब्लम होगा, यानी इसको उस टाइम ना भोजन नहीं मिलता है। जब इसको भोजन नहीं मिलता है ना, या कुछ अधिक गर्मी, मतलब मान लो कि जितना होना चाहिए कि तापमान उससे अधिक हो जाता है या कम हो जाता है, या इसको जब भोजन नहीं मिलता तब ये क्या करता है? सिस्ट या पुटी का निर्माण किया। तब वो क्या करता है? इसके शरीर में पहले से जो भोजन है ना, उसी को थोड़ा थोड़ा प्रयोग करता है। मतलब वो जल्दी अगर भोजन कुछ दिन तक नहीं भी मिले तो भी ये सुरक्षित रह सकता है। किसके कारण? इस सिस्ट या पुटी के कारण। यानी ये कब सिस्ट का निर्माण कब करता है? प्रतिकूल अवस्था में। किस लिए? भोजन को बचाने के लिए। यानी जब इसको मान लो कि भोजन किसको आवश्यकता हो, पर इसको भोजन जब नहीं मिल रहा हो, तब क्या करता है? सिस्ट का निर्माण। तो इसके शरीर में पहले से जो भोजन है उसी को धीरे धीरे क्या करता है? पाचित करता है, उसी से ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे इसमें अनुकूल अवस्था आता है, जैसे इसको आभास होने लगता है कि ना अब वातावरण शांत हो गया, ठीक हो गया, तो ये क्या करता है? सिस्ट इसका हट जाता है। जैसे शिष्ट हटता है फिर वही हो जाएगा। फिर इसमें सीलिया है, सीलिया के द्वारा गति करेगा, फिर ये भोजन के पास पहुंचेगा, फिर भोजन अपना ग्रहण करेगा, उसके बाद फिर यही प्रक्रिया होगा। यानी तुम्हारा क्वेश्चन है, शिष्ट क्या होता है? कि प्रतिकूल अवस्था में पैरामीशियम जो संरचना बनाता है उस संरचना क्या कहते हैं? शिष्ट। और ये क्या है? संरचना मतलब ये क्या है? एक आवरण बनाता है। ये अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है। हो गया? इसमें और कुछ तो है नहीं? हो गया नहीं? अब तुम्हारा है कि वो एक है रुको, रुको, इतिहास से छापना। अब इसमें और कौन चाहिए तुम्हारा? वो इष्ट भी है ना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी तब आप कुछ लो नहीं देते ना एग्जाम। अब कौन चाहिए? इष्ट है, इष्ट यानी किण्वन प्रक्रिया क्या होता है?
अच्छा, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी समझते हो? यानी हम सब जो भोजन करते हैं, यानी हम मानव में पाचन बाह्य होते हैं या पाचन अंतः होते हैं? बाह्य पाचन होते हैं। बाह्य पाचन एक, अंतः पाचन। चलो, बाह्य पाचन में कौन आता है? तुम्हारा बाह्य पाचन में तुम्हारा कौन कौन आएगा? मानव ने अभी ये रखो तुम इस कवक, कवक आता है ना, कवक, राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड, राइजोपस हो गया और ब्रेड मोल्ड, ये दोनों क्या एक कवक है। कवक, मशरूम, अच्छा कवक नहीं लिखते, ठीक, कवक में ही ये सब आ जाता है। चलो, कवक मशरूम लिख दिए। उसके बाद क्या? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड समझते हो क्या होता है? चलो इधर ध्यान दो, जितना सुधर सब बात कर रहे हो। ब्रेड मोल्ड क्या होता है सबको पता है ना? रहने दो, बोलना है। मशरूम, ब्रेड मोल्ड और राइजोपस। राइजोपस ये सब क्या है? एक प्रकार का क्या है? कवक। मशरूम तो समझते हो, गोबर छत्ता। और ब्रेड मोल्ड और राइजोपस, राइजोपस क्या होता है? जैसे रोटी सब पे देखते हैं फफूंद लगता है ना, हाँ उसी टाइप का आता है क्या? ब्रेड मोल्ड और राइजोपस। और तुम ये बताओ, कवक जो होता है, कवक बहुकोशिकीय होते हैं एक कोशिकीय? यानी मानो तो बहुकोशिकीय ही होते हैं, लेकिन एक अपवाद में है जो कि एक कोशिकीय होते हैं, जो क्या है? ईस्ट। ईस्ट का दूसरा नाम क्या है? खमीर भी बोलते हैं। यानी तुम्हारा क्या है? कवक क्या होता है? बहुकोशिकीय, लेकिन ईस्ट एक इसका क्या अपवाद, जो क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। ये क्या है? कवक है ना, ये क्या होता है? ईस्ट या खमीर, कवक। अब ये देखो, इसमें बाह्य पाचन होता कैसे है? यानी जो कि शरीर के कोशिका के अंदर ना हो, वो क्या होता है? बाह्य पाचन। जो कोशिका के अंदर हो वो तुम्हारा अंतः पाचन। तो अंतः पाचन का एक उदाहरण बोलो तो। अंतः पाचन क्या होगा? अमीबा होगा ना? अमीबा, पैरामीशियम सब हो सकता है ना। अब चलो ये समझाते हैं। अंतः पाचन जिससे देखो क्या होता है? संरचना, जिससे तुम्हारा अमीबा भोजन को ग्रहण किया, उसके बाद वो अपने सतह से ही भोजन को दबाता है, उस पर बल लगता, फिर वो संरचना का निर्माण करते हैं इसके। जिससे मान लीजिए तुम्हारा क्या है? ये अमीबा, अगर इसमें भोजन आया, ये पूरा तो सतह जैसा होता है, ये इसी के बीच में ये तुम्हारा भोजन पाचित होता है, कोशिका के बीच में। इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये इसमें क्या होता है? अंतः पाचन। और मानव में क्या? मानव में अंतः पाचन होता है, कोशिका के अंदर होता है पाचन, कोशिका के अंदर नहीं। तो जो कि आहार नाली क्या होता है? नली जैसी संरचना। इससे पहले बताइए, नहीं समझ आ रहा थी? चलो, अगर जैसे कि मान लो अगर आहार नाला, तो तुम्हारा भोजन पाचन होता है क्या? ये कोशिका तो ये है ना, इसके बीच में होगा तभी न बोलोगे कि हाँ कोशिका के अंदर हो रहा है। जबकि ये पाइप जैसे संरचना इस खाली जगह में होता है ना भोजन का पाचन, इसलिए तुम ये नहीं बोलोगे कि ये कोशिका के अंदर भोजन का पाचन, तो बस बल्कि किसमें होता है भोजन का पाचन? तुम फिर वही बात कर रहे हो, तुम कोशिका को तेज लाते हो। अभी एकदम बड़ा धीरे में कोनो ना लॉन फिरना नहीं, लॉन रे क्या रे। जैसे देखो, हम मानव में जो भोजन का पाचन है, ऐसे नली जैसा संरचना होता है ना, इस बीच में जो खाली स्थान है इसमें न होता है क्या? ये बीच वाला खाली स्थान को तुम कोशिका बोलोगे? ये बता दो। नहीं, यहाँ ये था कोशिका किसको बोलोगे? जैसे ये बगन है, इसके बीच में अगर रहेगा, इसके बीच में, उसको न बोलोगे कोशिका। लेकिन भोजन का पाचन जो मानव होती है इस बीच में, यानी खाली स्थान में, इसलिए बोला था कोशिका के अंदर नहीं होते। इसलिए किसका उदाहरण है वो? बाह्य पाचन का। लेकिन अमीबा में क्या आता है? कोशिका के अंदर होता है। और ईस्ट में देखो, अब ईस्ट में क्या होता है?
जैसे आज एक क्वेश्चन तुम्हारा हो जाता है कि पकवान फूलता क्यों है? कार्बोहाइड्रेट के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? तो वो कैसे, वो भी समझना, और इसकी किण्वन की प्रक्रिया क्या होता है वो भी समझना है। पहले ये अंतःपाचन समझ में आ गया ना, बाह्य पाचन अब समझाते हैं। जैसे कि इसका बोलो, इष्ट क्या होता है? ये बाह्य पाचन है। हाँ, अंतःपाचन भी समझिए नहीं, अमीबा में होता है कैसे, नहीं समझ में, नहीं रहने दो, छोड़ दो, दिमाग नहीं होना। अब जैसे इष्ट या खमीर बोलते हैं, जैसे कोई पकवान बनाते हो तो अपने जैसे अपने में क्या बोलते हो, दुकान से मीठा सोडा लाओ, उसमें तुम्हारा होता है ना कवक इष्ट की मात्रा, जिसको खमीर बोलते हो। जैसे तुम इसको किसमें डालते हो, आटा में पानी मिलाते हो ना, और जैसे उसको सानते तो उसमें जो उस आटा में जो भी तुम्हारा होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट को ही तुम क्या शर्करा बोलते हो ना। शर्करा क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है ना। शर्करा या तो स्टार्च का प्रयोग कर सकते हैं, स्टार्च का। ये तोड़ता किसको, शर्करा को या स्टार्च को? शर्करा तोड़ता है। चलो ठीक, चलो शर्करा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब जैसे इस्ट, ये तुम्हारा मान लो आटा प्लस पानी, इसको जैसे जैसे कोई पकवान बनाते हो, अगर जैसे आटा और पानी मिला उसको सानते हो ना, इसमें जैसे इस्ट क्या इसी टाइम मिलाते हो कि बाद में हो, कि मतलब इसी टाइम? अरे बाद में कौन सी, सानते टाइम में मिलाते हो उसमें, जो तुम वो मीठा सोडा जो भी लाते हो वो निकालने के बाद में नहीं है, तो इसी टाइम क्या इसमें इस्ट मिलाते हो ना। चलो समझो ये बात कितना करते हो तुमसे। जैसे इसमें इस्ट मिलाता है, अब इसको शांत, तो ये क्या करते हैं, इससे रिएक्शन यानी अभिक्रिया करता है। जैसे अभिक्रिया करते हैं इस इस्ट से दो एंजाइम स्रावित होते हैं, यानी दो एंजाइम निकलते हैं। एक एंजाइम है तुम्हारा इन्वर्टेज, इसी इन्वर्टेज का दूसरा नाम क्या है, आज सुबह बताए सुक्रेज, बताएं सुक्रेज एंजाइम। अब ये क्या करता है, अरे इन्वर्टेज सुक्रेज, हाँ इस्ट से दो एंजाइम बता रहे हैं, रुक जाओ। इन्वर्टेज सुक्रेज ये क्या करता है, ये शर्करा को तोड़ता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कौन तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कौन तोड़ता है, इन्वर्टेज एंजाइम। अब जो दूसरा एंजाइम होता है क्या, जाइमेज, जाइमेज एंजाइम ये क्या करता है, ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज को क्या करता है, यानी ये जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज से क्या करता है, CO2 प्लस मुख्य रूप से अल्कोहल, अल्कोहल इतना ही पहले समझ लो। ये क्या होता है, जाइमेज, यानी इससे दो एंजाइम स्रावित, एक इन्वर्टेज जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है किसको, सुक्रोज को, शर्करा को। फिर इससे जो ग्लूकोज बना, इस ग्लूकोज को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। अब जो पकवान फूलता है, ये जो ग्लूकोज है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्कोहल बना ना, अब ये जो रोटी जो फूलता है किसके कारण, या कोई भी पकवान जो फूलता है किसके कारण, इसी CO2 के कारण। और ये एल्कोहल अधिक मात्रा में लगभग क्या हो जाता है, ये वाष्प बन के बाहर निकल जाते हैं। अब ये दोनों जब समीकरण एक साथ मिलते हैं तब तुम्हारा वो क्या होता है, किण्वन की प्रक्रिया, यानी इष्ट जैसे शर्करा में मिला, तो शर्करा को तोड़ता है किसमें, CO2 प्लस अल्कोहल प्लस ऊर्जा में। ये इष्ट क्या करते हैं, जैसे जब ये दोनों समीकरण क्या होता है, एक साथ मिलते हैं, जब ये दोनों समीकरण एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, ये शर्करा के लिए डायरेक्ट क्या, CO2 प्लस अल्कोहल प्लस ऊर्जा। अब देखो पहले इसमें टूटा नहीं इस दोनों में, फिर लेकिन लास्ट तुम्हारा क्या होता है, ऊर्जा ये भी टूट के यही बन जाता है। जैसे तुम प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा था ना, एक प्रकाश अभिक्रिया, एक प्रकाश अभिक्रिया,
दोनों मिलकर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के जो समीकरण लिखते हो दोनों से मिलकर बनता है ना। उसी तरह इसमें तुम्हारा इस एक इन्वर्टेज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में थोड़ा शर्करा को, फिर इस ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम CO2 प्लस अल्कोहल, फिर ये दोनों जब सम्मिलित रूप से दोनों समीकरण को एक साथ लिखा तो क्या होता है, इस शर्करा को तोड़ता है किसमें, इन शर्करा से जिससे अभिक्रिया करता है किससे, CO2 अल्कोहल प्लस ऊर्जा। इस ऊर्जा का उपयोग कौन कर लेता है, इस, और ये अल्कोहल भाप बनकर निकल जाता है और ये इस CO2 के कारण पकवान फूल जाता है। और ये क्रिया शर्करा से ये जो बनना ऊर्जा अल्कोहल प्लस मार देंगे हो जाएगा। चलो अब ये शर्करा CO2 अल्कोहल प्लस ऊर्जा बन गया ना, अब समझ में। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, किण्वन। अगर पूछा जाए किण्वन की प्रक्रिया क्या होता है क्या बोलोगे, इष्ट जब शर्करा से अभिक्रिया करता है तो वह CO2 अल्कोहल प्लस ऊर्जा बनाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। अब ये खत्म और इसमें कौन सी है तुम्हारा सहजीवी संबंध। चलो अच्छा परजीवी का उदाहरण बोलो कुछ। रुक जा, मैं रहने दो तुमसे, मैं चुप रहूं ना, मर गया। किलनी, लीच, अब उसके बाद तुमको आ जाए किलनी क्या होता है, चमकन, चमकन जिसको बोलते हैं। और ये लीच क्या होता है, जोंक। ये सब किसका उदाहरण है, परजीवी का उदाहरण। अच्छा परजीवी और सहजीवी लगभग दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे से रिलेट है कि नहीं, देखो दोनों में पूरा रिलेट है, बस थोड़ा सा अलग है वो समझना है डिफरेंस। परजीवी में भी दो जीव भाग लेता है और सहजीवी में भी दो जीव भाग लेता है। परजीवी में जो दो जीव भाग लेता है उसमें क्या होता है, एक को हानि एक को लाभ। जैसे कि अगर भैंस है उसमें जैसे कि जोंक लगता है, भैंस प्लस जैसे जोंक, जैसे कि भैंस में जोंक लगा तो ये जोंक क्या करता है, इस भैंस का रक्त को चूसता है ना। अब तुम्हारा जो वो रक्त को अवशोषित अपने में खींचता है तो किसको लाभ हो रहा है, जिसको लाभ होता है उसको परजीवी बोला जाता है, यानी पैरासिटिक। जिसको हानि होता है उसको क्या बोलता है, पोषक। उसी हाँ पोषक, या उसी का दूसरा नाम क्या है, होस्ट, पोषक या होस्ट। अब देखो सहजीवी में भी वही होता है, बस इसमें दो जीव भाग लेते हैं, इसमें एक को हानि एक को लाभ होता है, लेकिन सहजीवी में दोनों को लाभ होता है। सबसे पहला उदाहरण तुम्हारा क्या होता है, लाइकेन, दूसरा माइकोराइजा, और क्या है इसमें राइजोबियम। हल्ला नहीं करना। अब लाइकेन किस किस का सहजीवी संबंध, शैवाल प्लस कवक, शैवाल प्लस कवक का सहजीवी संबंध, यानी लाइकेन में दो जीव भाग लेते हैं, एक शैवाल एक कवक। शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनाता है उसको किसको देता है, कवक को। और कवक पोषण प्रदान करता है किसको, शैवाल को। कवक पोषण प्रदान करता है शैवाल को, या तो हो सकता है कवक नाइट्रोजन प्रदान करता है किसको, शैवाल को। इस दोनों का संबंध क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध। और ये लाइकेन। माइकोराइजा में क्या होता है, पाइनस का जड़ प्लस कवक। अब इसमें देखो कवक क्या करते हैं, कवक जो होता है वो जल को क्या करता है, खींचने में, यानी जल को जड़ तक पहुंचाने में मदद कौन करता है, कवक। अब कवक जिससे जल को जड़ तक पहुंचाया, पाइनस में आया, अब इससे तुम्हारा पत्ती तक पहुंचेगा जल, भोजन बनेगा। अब भोजन बनेगा फिर जड़ के पास आएगा ना, अब ये भोजन देगा कवक को, यानी कवक जल अवशोषित करके, यानी जल अवशोषित करने में किसका, जड़ का मदद करता है, जिससे ये आसानी से जल यहाँ तक पहुंच करके फिर यहाँ से तुम्हारा जहाँ पर भोजन बनता है वहां पर जाएगा। फिर भोजन जो बनेगा वो भोजन प्रदान किसको करेगा, ये कौन, पाइनस। और इस दोनों, इसमें देखो दोनों का लाभ हो रहा है ना, इसलिए इस दोनों का सहजीवी संबंध माइकोराइजा
एक होता है तुम्हारा क्या, जीवाणु। दलहनी दलहनी पौधे का, दलहनी जड़ बोल सकते, दलहनी पौधे का जड़ प्लस जीवाणु, डायरेक्ट बोल जीवाणु, ये दिख रहा है ना जीवाणु। अब देखो इस दोनों का सहजीवी संबंध क्या कहता है, राइजोबियम। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे कि ये तुम्हारा दलहनी पौधा के लिए जानते हो उनकी मुख्य क्या होता है तुम्हारा, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन जो है इसको जो चाहिए वो कहाँ से आता है, वायुमंडल से। अब वो जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाए जाते हैं वो डायरेक्ट इसके लिए उपयोगी नहीं होते। किसके लिए, दलहनी पौधे में, यानी दलहनी पौधे के लिए वो डायरेक्ट क्या आता है, उपयोगी नहीं होते। तो उसमें क्या करते हैं, जो जीवाणु होता है ना, इस जीवाणु का नाम क्या है, राइजोबियम। यानी इस दोनों का सहजीवी संबंध भी राइजोबियम कहलाता है, और जो ये जीवाणु है, ये जीवाणु भी राइजोबियम ही कहलाता है। अब ये जीवाणु क्या करता है, उस नाइट्रोजन को किसमें तोड़ता है, नाइट्रेट आयन में एवं अमोनिया आयन में। अब उसको तोड़कर अब वो किसको देता है, दलहनी पौधे के जड़ में। अब उससे फिर ये भोजन बनाता है, फिर ये भोजन से इसको क्या करता है, ये पोषण प्रदान करता है। इस तरह ये तीनों किसका उदाहरण है। अब यानी अगर पूछेगा ये, हाँ ये देखो राइजोबियम, ये जो नाइट्रोजन को अमोनिया आयन और नाइट्रेट आयन में परिवर्तित किया, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। यानी इसको बोलोगे कैसे, यानी जो नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में, जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो डायरेक्ट पेड़ पौधे यानी दलहनी पौधे के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। उसको क्या करते हैं, जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन और अमोनिया आयन में तोड़कर दलहनी पौधे के जड़ के उपयुक्त लायक बनाता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अगर पूछा जाएगा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, क्या बोलोगे, राइजोबियम। और एक क्वेश्चन इसमें बताया कि तुम्हारा एक कवक और जीवाणु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं करते, इसमें बहुत लंबा है इसलिए भी छोड़ते हैं। ठीक, हाँ तो अगला, अब दूसरे दिन